हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं रसायन के इस लेक्चर में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 3 विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि इकाई का नाम है वैद्युत रसायन, तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है विद्युत और दूसरा है रसायन। तो विद्युत का तात्पर्य है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और ये रसायन से आपको मिल जाएगा रासायनिक ऊर्जा। विद्युत से मिल गया विद्युत ऊर्जा और रसायन से मिल गया रासायनिक ऊर्जा। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे तो भी वही बात है, ये इलेक्ट्रो से मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री से मिल जाएगा केमिकल एनर्जी। मतलब विद्युत रसायन रसायन की वह शाखा है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा इन दोनों का आपस में संबंध और इनके अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब इन दोनों का क्या संबंध है और इसके अनुप्रयोग, इसके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। तो जैसे आप नाम को ध्यान देते हो, यहां से स्पष्ट हो जाता है कि इस इकाई में हमको क्या क्या पढ़ना है। हमको पढ़ना है विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में संबंध और उसका अनुप्रयोग। तो इस इकाई में हम दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। एक जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। देखो यहां पर दो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो एक तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं, रासायनिक ऊर्जा में, ये पहला हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। विद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो पहली बात यहां से देखो, रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रहा है? विद्युत ऊर्जा में। मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे शब्द में हम कहें तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, मतलब विद्युत ऊर्जा बनता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह हो गया पहली प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मतलब यहां पर हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, तब जो है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? ये जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा, मतलब इस अभिक्रिया में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा, विद्युत का उत्पादन होगा। और एक प्रकार की ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई जिनमें हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, तब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, मतलब इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। ये होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिसमें ऑक्सीकरण होता है और अपचयन होता है। आगे और पढ़ेंगे डिटेल में, अभी आप समझ लो कि रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीकरण होता है और अपचयन होता है। मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, तब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसको हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल।
आगे पढ़ेंगे। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वो कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल, ये सब पढ़ेंगे इसमें। और जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। मतलब सेल जो है दो प्रकार का होता है। सेल दो प्रकार का होता है। एक ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसको हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। और ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो कहलाता है विद्युत अपघटनी सेल। तो इन सब को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑक्सीकरण और अपचयन को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं? चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी कि रिडक्शन। और ये आपको अच्छे से समझना है, बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप शब्दों को समझते जाओगे तो। और ये ऑक्सीकरण और अपचयन तो ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो मतलब आपको ऑक्सीकरण और अपचयन आपको अच्छे से आना चाहिए। केमिस्ट्री को अच्छा समझने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ये चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, हर जगह ये काम आएगा। तो अच्छे समझना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। शब्दों को हम जोड़ते जाएंगे तो ये सब की परिभाषा अपने आप बनता जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीकरण कह रहे हैं तो यहां पर क्या आ रहा है, देखो यहां पर आ रहा है ऑक्सी। ऑक्सी से बना है ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि ये ऑक्सीकरण किससे बना है? ऑक्सीजन से बना है। फिर इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे क्रम से। तो ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ऑक्सीकरण का मतलब हो गया ऑक्सीजन ग्रहण करना। अब इसको याद रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा शब्द है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करना। और परिभाषा कहेंगे तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। जैसे मान लो ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, तो सल्फर ऑक्सीजन ग्रहण करके ये बना लिया सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर हम ये कहें कि इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम कहेंगे सल्फर का ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा सल्फर का ऑक्सीकरण। सल्फर का ऑक्सीकरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सल्फर जो है ऑक्सीजन ग्रहण करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है। ये सल्फर जो है इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया और बना लिया सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है। अब अगर हम इसकी परिभाषा को केवल ऑक्सीजन तक सीमित कर दें तो उतना लाभप्रद नहीं होगा। किसी भी चीज का डिफिनेशन जितना व्यापक होता है वो उतना ही ज्यादा उपयोगी होता है। तो इसके डिफिनेशन को बढ़ाना है, व्यापक करना है। कैसे व्यापक करेंगे? देखो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ग्रहण करना तो ऑक्सीकरण हो गया। अब ऑक्सीजन क्या है ये सोचो। ऑक्सीजन जो है ऋण विद्युतीय तत्व है। ऑक्सीजन क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है ऋण विद्युतीय तत्व। ये भी आप पढ़े हो कि ऑक्सीजन जो है ऋण विद्युतीय तत्व होता है। ऋण विद्युतीय तत्व और धन विद्युतीय तत्व किसे कहते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। या फिर ऐसा भी कह सकते हो ऐसा तत्व जिनका ऑक्सीकरण अंक ऋणात्मक होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है?
ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक होता है -2। ये तो आप पढ़े हो। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक ये होता है -2। क्यों होता है -2? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, विन्यास करोगे तो 2 और 6। ये अष्टक नियम के अनुसार स्थायी नहीं है। तो स्थायी होने के लिए क्या करेगा? ये स्थायी होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब ये 6 और 2 8 होगा। तो ऑक्सीजन में अष्टक नियम के अनुसार स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब ये क्या बताता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये बताएगा O-2। अब ये स्थायी हो गया। तो चूंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात ऑक्सीजन जो है ऋणात्मक ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ऋण विद्युतीय तत्व। समूह 16 के तत्व, समूह 17 के तत्व, समूह 17 मतलब हैलोजन तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन 17 होता है, इसका विन्यास करोगे तो 2, 8 और 7। ये स्थायी है क्या? नहीं है, क्योंकि अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। स्थायी होने के लिए क्या करेगा? ये कहीं से ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ग्रहण कर रहा है मतलब इसमें कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस आवेश। तो Cl- ये हो गया 18। अब ये स्थायी हो गया। तो ऑक्सीजन भी ऋण विद्युतीय तत्व है और क्लोरीन भी ऋण विद्युतीय तत्व है। इतना समझ में आ गया? ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण करना, और ऑक्सीजन क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व है। तो इस परिभाषा को हम थोड़ा से व्यापक करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करना। देखो, ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करना, ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करना। मतलब अगर कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो भी उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर वो ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण कर रहा है तो भी हम कहेंगे कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे ये फेरस क्लोराइड है, FeCl2, और इसकी हम क्रिया करा दिए क्लोरीन से, तब ये बना लिया FeCl3। बराबर करना है तो यहां पर हम कर दिए 2, यहां भी हो गया 2। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर केवल 2 क्लोरीन है, जबकि यहां पर कितना हो गया? 3 क्लोरीन। मतलब ये फेरस क्लोराइड क्या किया? इस क्लोरीन को ग्रहण किया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को हम कहेंगे फेरस क्लोराइड का ऑक्सीकरण। इसका नाम हो जाएगा FeCl2 का ऑक्सीकरण। यह परिभाषा आ गया समझ में? ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करता है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करता है तब उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। और अगर यह समझ में आ गया तो अपचयन उसका उल्टा होगा। यहां हम ऋण विद्युतीय तत्व लिए हैं, मतलब यहां पर क्या लेंगे? धन विद्युतीय तत्व। तो अपचयन किसे कहते हैं? देखो, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन ग्रहण करना। वैसे ही अपचयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन ग्रहण करना। अपचयन मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ग्रहण करना। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है। जैसे Cl2 प्लस H2 से बन जाएगा 2HCl। ये क्लोरीन से HCl क्यों बना? क्योंकि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है।
तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे क्लोरीन का अपचयन। क्लोरीन का अपचयन किसे कहते हैं अपचयन? वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो अपचयन है। अब इसके परिभाषा को बढ़ाए थे, व्यापक किए थे, क्योंकि ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, तो व्यापक परिभाषा क्या बन गया था? ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करना। वैसे ही अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है धन विद्युतीय तत्व होता है, समूह पहला का तत्व है ना, आवर्त सारणी में समूह पहला का तत्व है, और समूह पहला और दूसरा में जितने भी तत्व हैं वो धन विद्युतीय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समूह पहला के जितने भी तत्व ले लो, सब के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो स्थायी होने के लिए उनमें एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार समूह दूसरा की बात करें, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उनके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उनमें स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उनको हम कहते हैं धन विद्युतीय। अब इसका परिभाषा क्या बन जाएगा? अपचयन का मतलब हो गया हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करना। ये इतना आ गया समझ में? ये पुरानी अवधारणा है, पुरानी परिभाषा है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करना। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करना। अब इन सब को मिलाकर के आधुनिक परिभाषा बनाया गया है, मतलब इन सब का उपयोग होगा अगर हम ऑक्सीकरण की परिभाषा बनाएंगे। अपचयन का भी परिभाषा बनाना है तो ये सब का उपयोग होगा। तो ऑक्सीकरण और अपचयन का जो आधुनिक परिभाषा है वो क्या कहता है? देखो, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करता है, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करता है, अथवा, इसको ध्यान दो, इतना परिभाषा तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व त्याग देता है। हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करेगा तो अपचयन है, लेकिन इसी को त्याग देगा तो ऑक्सीकरण है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व त्याग देता है, त्यागता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब इन सब के आधार पे हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो ऑक्सीकरण है कि अपचयन है। वैसे भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलता है, और दोनों जब साथ साथ चलता है तो उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये परिभाषा है समझ में? अगर इसको याद रखोगे तो इन दोनों को मिला करके बन जाएगा ये जो आधुनिक परिभाषा है वो। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व त्याग देता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण।
तो ऐसे ही अगर हम अपचयन की परिभाषा बनाए तो क्या बनेगा? अपचयन किसे कहते हैं ये तो आप बना सकते हो। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करता है, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करता है, अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व त्याग देता है, उसे अपचयन कहते हैं। तो ज्यादा व्यापक कौन हुआ? ज्यादा व्यापक हुआ ये जो आधुनिक परिभाषा है वो। अगर हमारे पास केवल ये परिभाषा रहता कि ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करना है, तो ऑक्सीजन ग्रहण कोई पदार्थ करता तभी हम कह पाते कि वो जो है ऑक्सीकरण है कह के। लेकिन इस व्यापक परिभाषा की सहायता से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बता सकते हैं कि कहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां पर अपचयन हो रहा है। जैसे ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से बना है कॉपर और जल। हमको ये बताना है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, या किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। देखो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या बना है? कॉपर बना है। यहां पर भी कॉपर है, यहां पर भी कॉपर है, लेकिन इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन को त्याग दिया तब यहां पर क्या बचा? कॉपर बचा। मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर कैसे बना? ऑक्सीजन को त्याग कर, ऑक्सीजन को त्याग कर। और अभी हम पढ़े हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करना तो ऑक्सीकरण है, लेकिन ऑक्सीजन को त्यागना क्या है? अपचयन है। ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन को त्यागना क्या है? अपचयन है। तो यहां पर क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, मतलब ये क्या हुआ? तो इसको हम कहेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड का अपचयन। क्यूप्रिक ऑक्साइड का अपचयन। अपचयन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया में क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को त्याग दिया। ये H2 है और ये H2O है। देखो हाइड्रोजन से H2O बन गया, यहां केवल H2 है, जबकि यहां पर H2 के साथ क्या आ गया? O आ गया। मतलब ये हाइड्रोजन क्या किया? ये ऑक्सीजन को ग्रहण किया। ये जो है ऑक्सीजन को ग्रहण किया। H2 ऑक्सीजन को ग्रहण किया, इसीलिए क्या बनाया? H2O बनाया। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कहेंगे तो? ऑक्सीजन ग्रहण करना मतलब क्या? ऑक्सीकरण। तो यहां पर हो रहा है हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, H2 यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। तो देखो यहां से एकदम क्लियर हो गया, ऑक्सीजन ग्रहण करना मतलब ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन त्यागना मतलब अपचयन। चलो एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन, FeCl3 को हम पढ़ते हैं फेरिक क्लोराइड, और H2 हाइड्रोजन है। FeCl2 को हम पढ़ते हैं फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। इसको फेरिक और इसको फेरस क्यों कहते हैं ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर में, क्योंकि यहां पर आयरन का ऑक्सीकरण अंक अधिक है, +3 है, जबकि यहां पर आयरन का ऑक्सीकरण अंक +2 है। तो जहां पर ऑक्सीकरण अंक अधिक रहता है वहां हम जोड़ते हैं इक, और जहां पर ऑक्सीकरण अंक कम होता है वहां पर हम जोड़ते हैं अस। इसीलिए यहां पर Fe को पढ़ रहे हैं फेरस और यहां पर Fe को पढ़ रहे हैं फेरी। यहां पर एक आयरन के साथ 3 क्लोरीन है, जबकि यहां पर एक आयरन के साथ केवल 2 क्लोरीन है। मतलब ये फेरिक क्लोराइड क्या किया? क्लोरीन को त्याग दिया, Cl का त्याग। और Cl क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व है। ऋण विद्युतीय तत्वों को त्यागना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ऋण विद्युतीय तत्वों को ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऋण विद्युतीय तत्वों को त्यागना जो है अपचयन कहलाता है।
यानी कि यहां से हम कहेंगे तो ये क्या है, तो ये फेरिक क्लोराइड का अपचयन है, फेरिक क्लोराइड का अपचयन। लेकिन यहां से अगर आप देखोगे H2 से क्या बन गया, HCl बन गया, हाइड्रोजन के पास Cl आ गया, मतलब ये Cl ग्रहण कर रहा है, Cl ग्रहण कर रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण कर रहा है। और ऋण विद्युतीय तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यानी कि यहां हम कहेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। तो ये हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा और उसकी पूरी प्रक्रिया। ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना भी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि कहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां पर अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण अंक के आधार पर भी हम उसकी परिभाषा बना सकते हैं। यह तो हो गया आधुनिक परिभाषा। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व त्यागता है। वैसे ही अपचयन का परिभाषा पढ़ लिए। अब हमको ऑक्सीकरण और अपचयन की ही परिभाषा पढ़ना है। किसके आधार पे, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पे। तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अंक के आधार पे ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे समझना, क्योंकि आप जहां पर भी जिस क्लास में भी केमिस्ट्री पढ़ोगे ये ऑक्सीकरण और अपचयन आपके साथ रहेगा ही और बहुत इजी है समझने में। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के आधार पे ऑक्सीकरण और अपचयन। तो एग्जाम्पल अभी हम पढ़े हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो हम लेते हैं कार्बन का ऑक्सीकरण, C+O2 से बन गया CO2। इस अभिक्रिया को हम कहेंगे कार्बन का ऑक्सीकरण। ये है कार्बन का ऑक्सीकरण। और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अपचयन का। अपचयन मतलब हाइड्रोजन ग्रहण करना। जैसे हम ले लेते हैं क्लोरीन का अपचयन, Cl2 + H2 से बन जाता है 2HCl। इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा क्लोरीन का अपचयन। अब यहां से हम आसानी से अपचयन और ऑक्सीकरण की परिभाषा बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के आधार पे भी और ऑक्सीकरण अंक के आधार पे भी। ऑक्सीकरण अंक किसे कहते हैं, पढ़े हो, ऑक्सीकरण अंक या फिर ऑक्सीकरण अवस्था। कोई तत्व स्थायी होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है उसकी संख्या को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अंक। कोई भी तत्व है स्थायी होना चाहता है ना, तो स्थायी होने के लिए क्या करता है वो, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर किसी दूसरे तत्व के साथ साझा कर लेता है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों की वो साझा करता है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन वो त्यागता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसकी संख्या को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अंक। सोडियम का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, ये सब पहले भी पढ़े हैं। सोडियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +1 होता है। क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, क्योंकि सोडियम स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्लोरीन स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन में स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करता है स्थायी होने के लिए, उसकी संख्या को हम कहते हैं उस तत्व का ऑक्सीकरण अंक।
अब अगर हम इस अभिक्रिया के बारे में बात करें, कार्बन प्लस O2 से बना है CO2, मतलब इस अभिक्रिया में कार्बन जो है ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, मतलब ये क्लियर है कि ये क्या है, ऑक्सीकरण है। इस अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन जो है हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है, मतलब इसको हम कहेंगे क्लोरीन का अपचयन। एक चीज और आपको जानना है कि तात्विक अवस्था में किसी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक जो है शून्य मानते हैं। तात्विक अवस्था में किसी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक जो है शून्य मानते हैं। यहां पर कार्बन का ऑक्सीकरण अंक हो गया, ऑक्सीकरण अंक शून्य हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण कितना है, कैसे निकालेंगे, देखो इसको ध्यान से समझना। ये कार्बन है और ये O2 है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक होता है -2, ऑक्सीजन में पाया जाता है -2, तो ये O2 है, मतलब 2 है ना, यहाँ हो जाएगा -4। अगर 2 भाग में बांटें, मतलब ये जो CO2 दिख रहा है उसमें O2 में -4 है, इसका मतलब C में क्या होगा, इसमें +4 होगा। ये +4 कहाँ से आया, -2 तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक होता है -2। एक परमाणु है तो -2, यहाँ पर 2 परमाणु है तो -4 हो गया। लेकिन हम ये कह दिए कि O2 में -4 आवेश है तो कार्बन में +4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ना तो आपको प्लस दिख रहा है और ना ही माइनस दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो O2 में -4 आवेश है तो कार्बन में +4 है, यानी कि कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीकरण अंक +4 हो गया। यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण अंक 0 है, तो 0 से +4 हुआ, ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई कि वृद्धि हुई। देखो परिभाषा तो बना लेंगे, पहले अच्छे समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यह क्लोरीन जो है तात्विक अवस्था में है, तो यहां क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक 0 है और इस क्लोरीन से HCl बना है, तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक अभी निकाले थे वैसे ही निकाल सकते हो। HCl हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में पाया जाता है +1। अब यहाँ पर ना तो प्लस दिख रहा है ना ही माइनस दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि HCl में जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो अगर हाइड्रोजन में 1 प्लस है तो क्लोरीन में होगा 1 माइनस, यानी कि HCl में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, -1 है। तो जब ये अभिक्रिया संपन्न हुआ तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया, 0 से -1। तो यहां से आप बना सकते हो ऑक्सीकरण अंक के आधार पे ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। कार्बन का ऑक्सीकरण मतलब कार्बन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। यहां देखो 0 से +4 हुआ है, मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है। 0 से +4 हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है। तो कार्बन का ऑक्सीकरण मतलब क्या हो गया, कार्बन के ऑक्सीकरण का मतलब हो गया कार्बन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। यहां देखो 0 से -1 हो रहा है, तो 0 से माइनस की ओर जा रहे हैं, मतलब कमी हो रही है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई, ऑक्सीकरण अंक में कमी। तो क्लोरीन के अपचयन का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन के अपचयन का मतलब हो गया क्लोरीन के ऑक्सीकरण अंक में कमी।
अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑक्सीकरण अंक के आधार पे ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अंक के आधार पे ऑक्सीकरण को परिभाषित कीजिए। परिभाषा क्या बनेगा? ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण अंकों में वृद्धि हो जाती है। अपचयन किसे कहेंगे? अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण अंकों में कमी आ जाती है। मतलब जब किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जब किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है तो इसका मतलब उस पदार्थ का अपचयन हुआ है। तो ये हो गया ऑक्सीकरण अंक के आधार पे ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा। अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पे हम ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहेंगे, तो वो भी हम यहीं से समझ सकते हैं। देखिए, कार्बन का ऑक्सीकरण अंक 0 है और यहां पर कार्बन का ऑक्सीकरण +4 है। कोई भी तत्व प्लस कब बताता है, धन आयन कब प्रदर्शित करता है? जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। यहां कार्बन 0 है और यहां पर कार्बन +4 है। मतलब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तब तो +4 बता रहा है ना। यहां पर क्लोरीन जो है -1 बता रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन त्यागना। इलेक्ट्रॉन त्यागना जो है ऑक्सीकरण हो गया और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन हो गया। एक एग्जाम्पल को पकड़ के रखो, सारी परिभाषाएं अपने आप बन जाएंगी। कार्बन का ऑक्सीकरण अंक 0 है और यहां पर कार्बन का ऑक्सीकरण अंक +4 है। +4 कब बताएगा? जब कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। यानी कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ऑक्सीकरण का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन त्यागना और अपचयन हो गया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। आ रहा है समझ में ना? क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल और भी बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, तो वो तब आपको अच्छे समझ में आएगा जब ये ऑक्सीकरण और अपचयन आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के आधार पे ऑक्सीकरण या अपचयन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अपचयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अगर हम और एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे मान लो हम लिख देते हैं ये सोडियम से बना है, सोडियम प्लस आयन, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ये सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीकरण। अगर हम ऐसा कहें कि Cl- आयन ये जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बना लिया Cl, तो ये क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन त्यागना और अपचयन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ऑक्सीकरण और अपचयन के बाद हम देखते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक। परिभाषा में कंफ्यूज मत होना। ऑक्सीकरण और अपचयन कह रहे हैं तो प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, लेकिन ऑक्सीकारक कहेंगे। ऑक्सीकारक, कारक या अपचायक। ऑक्सीकारक का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण करने वाला। ऑक्सीकारक का मतलब हो जाएगा ऑक्सीकरण करने वाला। इसी प्रकार से अपचायक का मतलब हो जाएगा
अपचयन करने वाला, अपचयन करने वाला। ये वाला कहां से आया? आक्सीकारक, यहां का अक प्रत्यय लगा है, और अक प्रत्यय हिंदी में पढ़ते हो ना, उपसर्ग और प्रत्यय। अक प्रत्यय का मतलब होता है वाला। आक्सीकारक, आक्सीकरण करने वाला। अपचायक, अपचयन करने वाला। तो आक्सीकारक किसे कहते हैं? इसका सामान्य परिभाषा, शाब्दिक अर्थ तो क्या हो गया? आक्सीकरण करने वाला। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान दो। ये जो C+O2 से CO2 बना है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है? कार्बन का ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण? कार्बन का ऑक्सीकरण। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है। इस कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण कौन कर रहा है? ये ऑक्सीजन कर रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे कार्बन का ऑक्सीकरण, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये कहलाएगा आपका ऑक्सीकारक। ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। इस अभिक्रिया को देखो, इस अभिक्रिया का नाम है क्लोरीन का अपचयन। मतलब अपचयन किसका हो रहा है? तो क्लोरीन का हो रहा है। कौन कर रहा है क्लोरीन का अपचयन? तो ये हाइड्रोजन कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे अपचायक। तो ये तो सिंपल परिभाषा हो गया। ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकरण करने वाला, अपचायक मतलब अपचयन करने वाला। इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के आधार पे भी हम ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं, ये परिभाषा हम बना सकते हैं। जैसे अक्सर ये प्रश्न पूछता है, क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं क्यों? अब इसका उत्तर आपको बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न क्या है देखो, क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं क्यों? या एक और प्रश्न, यह भी हर कक्षा में काम आएगा। हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं क्यों? हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं क्यों? तो इसका उत्तर आपको कहीं भी पूछे आप तुरंत बता सकते हो, अगर आपको बेसिक से पता है तो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, रटना नहीं है, समझना है स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि अगर आप किसी चीज को समझ गए तो उसको अभी क्या पूरे जीवन भर आप उसको नहीं भूलोगे। क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं, ध्यान दो। क्षार धातुएं किसे कहते हैं? समूह पहला के तत्वों को कहते हैं क्षार धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह पहला के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं। ये भी पढ़े हो, समूह पहला। तो समूह पहला में कौन कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो समूह पहला के आप किसी भी तत्व को ले लो, शब के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। विन्यास करोगे तो 2, 8 और 1। अभी ये अस्थाई है, तो स्थाई होने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो समूह पहला के जितने भी तत्व होते हैं उनमें स्थाई होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। यह भी पढ़े हो कि समूह पहला के तत्व यानी कि क्षार धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती हैं। क्यों अत्यंत क्रियाशील क्यों होता है? अरे ये तो ये चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को तुरंत त्याग दें और स्थायी हो जाए। अस्थायी मतलब झंझट है ना। स्थायी होने के लिए क्या करना है? केवल एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना है। तो लो भाई तुम जाओ। तो क्षार धातुएं अत्यंत क्रियाशील क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और स्थायी होने के लिए ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं।
अब क्षार धातुएं प्रबल अपचायक क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रबल अपचायक तो है लेकिन प्रबल अपचायक है। प्रबल अपचायक क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, इलेक्ट्रॉन त्यागने की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। तीव्र प्रवृत्ति, इसीलिए सिर्फ अपचायक नहीं है, प्रबल अपचायक है। क्षार धातुएं प्रबल अपचायक क्यों होती हैं? क्योंकि क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। तो अपचायक किसे कहते हैं कहेंगे तो यहां से अपचायक की परिभाषा बनेगा ना, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है उनको हम कहते हैं अपचायक। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है उनको हम कहते हैं अपचायक। तो आक्सीकारक उसका उल्टा होगा। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है उनको हम कहते हैं आक्सीकारक। हैलोजन तत्व कहोगे तो समूह 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन तत्व मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इनमें से आप किसी का भी विन्यास कर लो, सबके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। मतलब स्थायी होने के लिए इनमें 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है, इसीलिए प्रबल आक्सीकारक होते हैं। आक्सीकारक तो है ही, प्रबल आक्सीकारक है। तो हैलोजन तत्व प्रबल आक्सीकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि हैलोजन तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। तो अपचायक मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला और आक्सीकारक मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। अब इसको भी आपको रटना नहीं है, ये एग्जाम्पल में देखो यहां से मिल जाएगा। यहां ऑक्सीजन आक्सीकारक है तो आक्सीकारक का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला कि देने वाला। यहां से देखो, अभी हम पढ़े थे कि कार्बन का ऑक्सीकरण अंक जो है 0 है और यहां पर कार्बन का ऑक्सीकरण अंक जो है +4 है। मतलब ये कार्बन क्या कर रहा है? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कौन लेगा? कार्बन के साथ कौन क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन ना। इसका मतलब ये हुआ कि आक्सीकारक क्या किया? इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। तो आक्सीकारक का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हुआ ना। तो आक्सीकारक का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। तो अपचायक का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला। यहां से भी आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन जो है अपचायक है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन देता है। यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण -1 है और यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक जो है 0 है। ये 0 से -1 हुआ। इसका मतलब क्या है? ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लिया है। किससे लिया है? ये H2 से लिया है। तो यहां पर हाइड्रोजन क्या कर रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहां पर हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो आक्सीकारक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लेने वाला और अपचायक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो ये हो गया ऑक्सीकरण, अपचयन, आक्सीकारक और अपचायक। अब हम देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इससे पहले हम पढ़े हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, तब उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जब यहां पर हम रेडॉक्स कह रहे हैं तो ये जो रेड शब्द है ये बना है रिडक्शन से। रिडक्शन मतलब अपचयन। रिडक्शन का जो प्रीफिक्स है रेड, वहां से रेड मिल गया। ऑक्स कहां से मिला? तो ये जो ऑक्स है ये भी प्रीफिक्स है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। तो रेडॉक्स जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन।
यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और ऑक्सीकरण हो, उनको हम कहेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अभी जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं उनमें से कोई भी एग्जाम्पल, या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम नमक की बात करें, नमक का सूत्र सबको याद होता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया सोडियम और ये हो गया क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन से बन गया सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड है और ये नमक का सूत्र है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य मतलब ये आयनों के रूप में रहता है। ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक, लेकिन पिघली हुई अवस्था में या उसका जलीय विलयन बनाने पर वे विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। तो ये विद्युत अपघट्य होता है सोडियम क्लोराइड। मतलब ये किस रूप में रहता है, तो इसको हम कह सकते हैं Na+ आयन और ये Cl- आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो ये जो अभिक्रिया है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2Na+ Cl2 2Na+ प्लस 2Cl-। Na से बना है Na+। प्लस कब प्रदर्शित करता है कोई भी तत्व, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब ऑक्सीकरण की अपचयन, ऑक्सीकरण। तो यहां से सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, सोडियम का ऑक्सीकरण। सोडियम का ऑक्सीकरण। ये Cl2 से बन गया Cl- आयन, माइनस प्रदर्शित कर रहा है। कोई भी तत्व तो माइनस तब प्रदर्शित करता है जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, तो ये हो गया क्लोरीन का अपचयन, क्लोरीन का अपचयन। तो सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। इस अभिक्रिया का ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक, सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन ऑक्सीकरण कौन कर रहा है, क्लोरीन। ये है ऑक्सीकारक। क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, कौन कर रहा है, ये सोडियम, तो ये है अपचायक। मतलब एक एग्जाम्पल को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक किसी का भी परिभाषा बना सकते हो, किसी भी बेस पे। ऑक्सीकरण अंग के आधार पे, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पे, किसी भी आधार पे आप उसको परिभाषित कर सकते हो। तो आज हम देखें रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।